जय हिंद दोस्तों। आपका अपने ग्रामीण एक्सपेंड यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी वेल गुड होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 19 है, जिसमें हम रोहतक जिले के जो भी पार्ट रह गए, हमारे भाग रह गए हैं, जो बातें रह गई है रोहतक जिले के, हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और रोहतक जिला अपना कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्लास 17 से रोहतक जिले को पढ़ना शुरू किया था, और जिस जो कि हमारा क्लास जो भाग 1 था, और क्लास 18 हमारा भाग 2 था रोहतक जिले का, और ये हमारा भाग 3 है रोहतक जिले के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम क्लास जैसे कि हम हर बार क्लास शुरू होने से पहले जो भी हमने कल पढ़ा था उसके बारे में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम रिवाइज करते हैं दोस्तों रोहतक जिले के बारे में, जो भी हमने कल पढ़ा था क्लास नंबर 18 के अंदर भाग 2 के अंदर। ये हमने पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1900 मेडिकल कॉलेज के रूम में 1960 में हुई थी। पढ़ाई कक्षा शुरू हुई थी इसकी पटियाला में। पीजीआईएमएस में कक्षा कब शुरू हुई? 1963 में विद्यालय का दर्जा 2008 में मिला। नामकरण की बात करें तो पीजीआईएमएस कब मिला हुआ इसका? पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, और 2008 में इसको भी ये नाम मिल गया था। हम बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में निजी यूनिवर्सिटी है जो, उसके बारे में पढ़ा था, जो कि कहाँ पर स्थल बोहर के स्थापना की बात करें इसकी 2012 में स्थापना हुई। पंडित लक्ष्मीचंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो की स्थापना 2014 में हुई थी, जो कि रोहतक में है। आईआईएम रोहतक के बारे में पढ़ा था, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 2009-10 को हरियाणा का एकमात्र संस्थान है। ये हमारा आईआईएम NH9 पर है। उत्तर भारत व दिल्ली एनसीआर में प्रथम एकमात्र आईआईएम है भारत का। क्या हमारे भारत का पत्थर आईआईएम, जो प्रबंधन के साथ वकालत की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। आकाशवाणी रोहतक हो गया। हमारी स्थापना की बात करें तो 8 मई 1976 में रोहतक में हुआ। तो पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा। मैना पर्यटन स्थल रोहतक, नोरंग पर्यटन स्थल मैम, भूकरण तालाब रोहतक है, खोखर का किला, खोखराकोट गांव, साझा की बावड़ी है बावड़ी मैम रोहतक में। निर्माण की बात करें तो कदों इसके 1658-59 ईस्वी में द्वारा बड़ी नाम के नाम इसका साझा के सेवक है। हरियाणा में सवर्ण का झरना अन्य नाम, ज्ञानी चौर की बावड़ी मैम की बावड़ी, चौबीस चबूतरा मैम है। और ये हमारा कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर है। रोहतक स्थापना के बाद 1985-86 में होती। महान व्यक्तित्व में सबसे पहले हमने साक्ष्य मलिक के बारे में पढ़ा। जन्म इसकी कद हुआ 3 सितंबर 1992 में मोखरा गांव में रोहतक में। कुश्ती खिलाड़ी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी है ये। प्रथम भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी। कांस्य पदक जीते इनकी 2016 में जीता है। कौन से वेट कैटेगरी में? रियो ओलंपिक हुए थे 58 kg में। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में हुई नी, उनमें स्वर्ण पदक जीता 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है दोस्तों, आगे हमारी अनुराधा बेनीवाल आती है। शतरंज खिलाड़ी, कवित्री है, आजादी का ब्रांड कहा जाता है, नौखेड़ी गांव में है। आगे आएगी ममता खरब जी। ये हमारी ममता खरब जी है, हॉकी खिलाड़ी हैं। इनका गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाता है, के नाम से उपाधि दी गई इनको। फारूक गुलाटी बॉलीवुड अभिनेत्री। ध्यानचंद मायना जी, मायना गांव हरियाणा के एकमात्र जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इनके बारे में बातें हो गई। चौधरी रणबीर सिंह रोहतक आ गए। इनके इनके पिताजी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दादा किसके है? दीपेंद्र हुड्डा के। रणबीर हुड्डा गए सांगे गांव में। ठीक है, ये ऊपर रणबीर। ठीक है, ये हमारे रणदीप हुड्डा जी आगे बॉलीवुड अभिनेता, ये इनकी पत्नी है। मनोहर लाल खट्टर जी 5 मई 1954 में निदाना गांव रोहतक है। तो अक्षर छोटू राम जी की पुण्यतिथि 9 जनवरी को है। और ये इनके बोल थे जो, अरे मेरे बोले किसानों, तुम मेरी दो बातों को मानो, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन पहचान ले। छोटे राम जी का ये वंश आ गया। ग्रैंडसन कौन से? ये है वीरेंद्र सिंह जी और ब्रिजेंद्र सिंह इनके, वीरेंद्र सिंह के पुत्र गए। वास्तविक जोखिम जो कुछ न करना है, यही हमारा जीवन का वास्तविक जोखिम। हम मानते हो क्या हमारे वास्तविक जीवन का जोखिम? कुछ न करना, कुछ न करना है। ये डेनिस वेटली अब अमेरिकी लेखक है। ये हमारा सुविचारों के आज के जो महान व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, देश दुनिया के उनके निजी जीवन के हमें सीख लेते हैं हम देखते हैं कि जोखिम क्या है। जोखिम क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा जोखिम है कि क्या है? कुछ न करना। ये हमारा सबसे बड़ा है कि कुछ करो, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, अपने अंदर परिवर्तन, सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाते रहो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास रिवीजन हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ ये रिवीजन। हम अब क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 19 है। रोहतक जिले को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रोहतक जिला, भाग अपना 3 है रोहतक जिले का। ठीक है, रोहतक जिले में मैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे हम। छोटू राम जी के बारे में कुछ बातें रहती हैं, उनको देख लेते हैं। उनका जन्म कद होया और बचपन का नाम की शुरुआती शिक्षा कहाँ थी? स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? ठीक है दोस्तों, सर छोटू राम जी, सर छोटू राम। प्रमुख बात में पहली बात है कि जन्म से लेते हैं। जन्म कद होया इनका? जन्म होया इनका 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सापड़ा, गढ़ी सापड़ा रोहतक में। ठीक है दोस्तों, बचपन का नाम की बात करें तो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम
रिचपाल। शुरुआती शिक्षा की बात करें, शुरुआती शिक्षा कर दो इनकी। शुरुआती शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज। नहीं नहीं नहीं, शुरुआती शिक्षा ये देखो, इनकी स्नातन हुई थी, शुरुआती शिक्षा इनकी हुई थी जज्जर स्कूल में, जज्जर स्कूल से। स्नातन की बात करें, स्नातक, स्नातक शिक्षा यह हुई थी सेंट स्टीफन कॉलेज। पढ़ा पढ़ाई हुई दिल्ली। वकालत की शिक्षा प्राप्त कहाँ से करी थी, वकालत की? आगरा कॉलेज, आगरा में। इनके हितकारी कौन थे? सेठ सिद्धूराम जी। और सेठ सिद्धूराम जी का संबंध कहाँ से था? अलखपुरा, गाँव कड़ा पड़ा अलखपुरा, भिवानी में, भिवानी में पड़ा है। फिर इनका निजी जीवन के बारे में बात करें तो वर्ष 1912 में क्या हो गया, जाट सभा का गठन करें थी, जाट सभा का गठन। ठीक है दोस्तों। फिर वर्ष 2012 में और फिर क्या किया, मैं रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी कि वर्ष 2000 वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में, जब 1912 में रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की, इसके साथ लालचंद जी के साथ। फिर वर्ष 1913 का दौर आता है, तो इनकी रोहतक में जाट, एंग्लो, संस्कृत, वैदिक स्कूल की स्थापना की। ठीक दोस्तों। वर्ष 1916 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, को ज्वाइन। और फिर क्या हुआ, वर्ष 1916 में ही साप्ताहिक अखबार जाट गजट रोहतक से ठीक शुरू किया। ये उर्दू में छपाया करता, उर्दू भाषा में। वो क्या भाषा थी इसकी, उर्दू भाषा में। ठीक दोस्तों। और बंद कद हो गया यूँ, 1980 में बंद हो गया यूँ, वर्ष 1980 में बंद हुआ, वर्ष आड़े नोट कर लिया, वर्ष 1980 में ही बंद हो गया, बंद कर दिया गया इसको। ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की बात करें तो क्या भूमिका रही है? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नहीं, उसमें इनको एक उपाधि दी गई, क्या नाम था उसका? गांधी की आंधी नाम से पुकारा गया। ठीक दोस्तों। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चले थे असहयोग आंदोलन में। और कुछ मनमुटाव के कारण गांधी जी के साथ विचारों का मतभेद होने के वजह से 1916 में इनकी अपनी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, और 1920 में छोड़ दिया इसको। कुछ मनमुटाव के चलते 1920 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कुछ विचारों के मतभेद होने के साथ गांधी जी के साथ मनमुटाव होने की वजह से
इन्होंने क्या किया, 1920 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी छोड़ी। फिर 1923 का दौर आता है दोस्तों। 1923 में फजल अली, हुसैन, सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। अब बात करते हैं हम वर्ष 1924 की। 1924 में जमींदारी लीग, फ्यूडल लीग का गठन किया था। वर्ष 1927 में अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई। ये भी उपाधि कह दिया करते हैं जो अंग्रेज है, ताकि खुश हो जाएंगे और हमारा विरोध की में आंदोलन या फिर कुछ एक्टिविटी कौन करेंगे। ठीक है। 1927 में अंग्रेजों द्वारा अभी लीग बनाने लग रहे थे, आंदोलन में भाग लेने लग रहे थे। इनकी देखा इतना बड़ा क्रांतिकारी उभरने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको खुश करना पड़ेगा, दबा नहीं सकते, क्योंकि दबा देंगे फिर लोगों में और आक्रोश फैल जाएगा। लोकप्रियता इनकी बहुत ज्यादा थी लोगों के बीच में। तो इनकी क्या कराया 1927 में अंग्रेजों ने क्या कराया, इनको राय बहादुर की उपाधि दे दी, दोबारा राय बहादुर की उपाधि दी। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1927 का दौर आ गया। वर्ष 1937 में, 1937 में अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दे दी, एक और उपाधि दे दी, बड़े और खुश हो जाएंगे ये राय बहादुर। छोटू राम जी भी खुश हो जाएंगे और इनके साथ जो भी लोक सत्ता जुड़ी हुई है वो भी खुश हो जाएंगी, जो भी जनता जुड़ी हुई है इनके साथ। सर की उपाधि सर की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं हम वर्ष 1938 की। वर्ष 1938 में किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन कर दिया इनकी, कि सीधे वो मुंह वापरा तो थोक ले लिया करते जो कमेटी वाले थे, जो भी लोग व्यापारी पूरी होती नहीं, जो अपना हिसाब से मोल भाव लगा दिया। इनके एक प्रॉपरली मंडी बना दी, मार्केटिंग बोर्ड बना दिया, जो कि मोल भाव जो भी जो दाम है अनाज के वो फिक्स कर देगा। इस भाव के अंदर ही जो भी अनाज है वो खरीदा और बेचा जाएगा। ठीक है दोस्तों। 1938 में किसानों 1938 में किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन। हम बात करते हैं आगे। किसानों में मोरों के शिकार का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। इनके द्वारा क्या कर दिया गया, मोरों के शिकार पर प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध छोटू राम द्वारा लगवाया गया। प्रदेश की बात करा पे, ठीक, हरियाणा की। इनमें कुछ उपाधियां दी गई है, कुछ उपाधि के नाम से जाना गया इनको। दीन बंधु, किसानों का मसीहा, रहबरे आजम, भाखड़ा बांध के दाता, भाखड़ा बांध के जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, यह आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। हम बात करते हैं वर्ष 1942 की। वर्ष 1942 में जो रहबरे आजम है, नहीं, रहबरे आजम नाम की उपाधि है, वो किसके द्वारा दी गई थी, हबीबुल्लाह के द्वारा, लायपुर पाकिस्तान में। अब वर्ष 1944 की बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 1944 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, वो 1942 वाला
जो पॉइंट्स हैं हम एक बार स्किप कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसके लिए मेरे पास अधूरी जानकारी है और गलत जानकारी देने का मेरा कोई मोटिव को नहीं आता कि आपको भी गलत जानकारी दूँ, तो फिर आप तक कल पता चले आप फिर नाराज़गी दिखाओ कि आपने सर आपने गलत डाटा दिया हमें। तो इसलिए हमें जो जिसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ना हो उसके लिए हमें स्किप करना ही बेहतर रहेगा दोस्तों। कुछ मेरे को थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है कि रहबर आज़म की उपाधि जो दी गई थी 1942 में हमारे जो लायलपुर पाकिस्तान में है नहीं जगह, उसके हबीबुल्लाह कोई शासक थे, उन्होंने दी थी। इसके बारे में मेरे को थोड़ा डाउट है, तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। वर्ष 1944 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा कौन थे? अभय चंद के साथ मिलकर भाखड़ा बांध को लेकर हस्ताक्षर समझौता किया। इस समय छोटू राम जी नहीं, छोटू राम जी इस समय के थे पंजाब में के राजस्व मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इस समय की बात करें तो तब ये थे राजस्व मंत्री थे। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु इनकी 9 जनवरी पूर्णतः सिंह कदा थी इनकी 9 जनवरी को 1945 को इनकी मृत्यु होगी। कहाँ हुई इनकी? लाहौर। आज़ादी के 2 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तब हमारा पूरा भारत था, अखंड भारत था। हरियाणा में जो पाकिस्तान हमारे अंदर ही इसमें भारत में आता था, पूरा हिंदुस्तान कहलाता था। ठीक है, 2 टुकड़े नहीं हुए थे भारत के तब। हरियाणा में सबसे ऊँची प्रतिमा की बात करें छोटू राम की कहाँ है? प्रमुख स्थितों में हरियाणा में सबसे ऊँची प्रतिमा की बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व में हो गया। प्रमुख व्यक्तित्व कहाँ है? गढ़ी सापड़ा एनएच 9 पर, गढ़ी सापड़ा एनएच 9 और छोटू राम की ही है में सबसे बड़ी ऊँची प्रतिमा गढ़ी सापड़ा। ठीक दोस्तों, एनएच 9 पर लगभग ये 64 फीट की है। 64 फीट। ठीक दोस्तों, और मूर्तिकार की बात करें तो मूर्तिकार कौन रहे इनके मूर्ति के? रामवी सुतार। और इसके जो मणि है इसका अनावरण की बात करें तो किसने किया है? प्रतिमा का अनावरण का अनावरण इनॉग्रेशन वर्ष 2018 में पीएम मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक दोस्तों, इनके प्रमुख लेखों की बात करें तो ये है प्रमुख लेख। प्रसिद्ध लेखों की बात करें तो बेचेरा जमींदार, मोर बचाओ, ठगी के बाजार की सैर, ठगी के बाजार की सैर। छोटू राम के द्वारा पारित एक्ट देखे तो छोटू राम जी के द्वारा पारित करवाए गए एक्ट कौन कौन से हैं? साहूकार पंजी साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934। ठीक दोस्तों, गिरवी जमीनों की मुक्त वापसी एक्ट 1938। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। कर्जा माफी अधिनियम 1934। आगे आता हमारा व्यवसायिक श्रमिक अधिनियम 1940। अब हम देखते हैं छोटू राम जयंती कब मनाई जावा है। छोटू राम जयंती की बात करें तो हम देश में
बसंत पंचमी नहीं, बसंत पंचमी के दिन माघ महीने में मनाई जाती है। माघ महीना की बात कर रहा हूँ, 11वां महीना हो हिंदू कैलेंडर का, 12वां महीना हिंदू कैलेंडर का। ठीक है दोस्तों, और ये जनवरी फरवरी अंग्रेजी कैलेंडर देखा, जनवरी फरवरी माह है। ठीक है, ये दिन माह है, ये माघ महीना। अब हम बात करें दोस्तों प्रमुख बातों की, प्रमुख बातें हरियाणा तो जो भी रोहतक आवे है, कौन कौन सी है? रोहतक है हरियाणा में लैंड लॉक जिला है। क्या ये लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक जिला कैसे है? ठीक है, कैसे किसी भी अन्य राज्य के साथ इसकी क्या सीमा नहीं लगती। ये देखो आप दिखाता हूँ मैं लैंड लॉक कैसे हो गया जिला ये। देखो ये हमारा रोहतक हो गया, यहाँ पर, यहाँ को ये पूरा लैंड लॉक्ड हो गया है। अगर और कहीं पर इसकी दिशा कहीं पर साझा नहीं करता है। यहाँ पर ये आड़ना रोशन नहीं पता है कि आड़ना किधर आएगा, बंद हो गया, आड़ना तक रह गई, तो बंद हो गया। बाकी जिला के देखोगे नहीं, यहाँ पर ये राजस्थान पंजाब तला गई, पंजाब तला गई, पंजाब तला गए है। यार नहीं, ये राजस्थान तला गई, राजस्थान तला गए है। इधर किरादरी थोड़ा सा आड़ना ये सीमा साझा करा है, यार राजस्थान है, अभी राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान है, यार ना दिल्ली तल लिया गया, यूपी आ गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये लैंड लॉक्ड है, बीच में बंद है। टॉपिक पर चलते हैं, हमारी प्रमुख बातें पढ़ रहे थे, हमने लैंड लॉक पढ़ लिया, हमने कैसे लैंड लॉक है, मानचित्र में हमने अच्छी तरह से देख लिया है। हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एशिया में थोक कपड़ा मार्केट पढ़ ली थी अपने, सॉरी मार्केट, सॉरी बाजार हो गया। ठीक है, रोहतक का तेज गति से विकसित औद्योगिक एकल खिड़की योजना पर आधारित है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कॉलेज की बात करें तो वर्ष 1926 में रोहतक में स्थापित हुआ है, रोहतक में ही स्थापित। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कांग्रेस की शाखा की। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कद आई? रोहतक में कांग्रेस की शाखा 1887 में लाला लाजपत राय लाए थे, लाला लाजपत राय के सहयोग से। ठीक है, और प्रदेश में प्रथम शाखा तो आपने अम्बाड़ा जिला में पढ़े ली थी। प्रदेश में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर के सहयोग से आई थी। रोहतक में कद आई थी? 1887 में, सॉरी 1887 में, और लाला लाजपत राय के द्वारा लाई गई थी। और यदि पूरे हरियाणा में बात करें तो सबसे पहले कद आई है 1886 में अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर के सहयोग से। फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग, आयोग रोहतक में आया। कद आया? 1955 में आया। ठीक दोस्तों, आगे क्या 5वां पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी रोहतक तो सबसे ज्यादा सैनिक थे, रोहतक से सबसे ज्यादा सैनिक, सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती। ठीक दोस्तों, अब बात करें पे महाभारत काल की। महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायों की संख्या कड़ थी? रोहतक में थी। रोहतक का वर्णन नहीं महाभारत काल में पाया जाता है, रोहतक का वर्णन, रोहतक का वर्णन कड़ पाया जाता है महाभारत में। महाभारत के नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में मिलता है। यू ग्रंथ याद कर लियो, नकुल दिग्विजय, तो दोबारा लिख दूं, नकुल दिग्विजय। ठीक दोस्तों, इसमें मिलता है। आगे बात करेंगे, रोहतक के लोगों का पूजनीय देवता महाभारत काल में कौन सा था? कार्तिकेय, कार्तिकेय की पूजा करते हैं, कार्तिकेय, कार्तिकेय पता है आपका कौन है? ठीक है, भगवान शिव के पुत्र। एक हिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी सिक्के पढ़ते मिले हैं खोखरा कोट से, खोखरा कोट गांव से, रोहतक। 8 पॉइंट क्या था? वर्ष 1858
1884 तक है। और रोहतक है हिसार डिवीजन का हिस्सा था। ठीक दोस्तों, वर्ष 1884 और 1912 तक है ये रहा ये दिल्ली डिवीजन का हिस्सा। दिल्ली डिवीजन का हिस्सा, दिल्ली डिवीजन का हिस्सा। और वर्ष 1914 में क्या हुआ, अम्बाला डिवीजन का हिस्सा बना जोड़ दिया गया इसको, अम्बाला डिवीजन में जोड़ दिया गया, डिवीजन में जोड़ा गया, में जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, प्रदेश में सबसे कम गायों की संख्या वाला जिला कौन सा है? रोहतक है। हरियाणा में आर्य समाज का मुख्य केंद्र कहाँ है? रोहतक में है। और रोहतक की नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया था। ये कुछ छोटी सी बात है, नोट करो तो नोट कर सकते हो। वर्ष 1929 में साइमन कमीशन के विरोध में हुई जनसभा का मुख्य अतिथि कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है हमारा, फौजरी उद्योग हेतु हरियाणा में रोहतक जिला फेमस है। रोहतक जिला प्रसिद्ध फौजरी गारमेंट्स उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब एमडीयू रोहतक में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की स्थापना। एमडीयू रोहतक में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। रोहतक जिले का जिला स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? मानेसर, मानसरोवर, मानसरोवर पार्क रोहतक में है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, भारत का प्रथम एलिवेटेड रेल ट्रैक, एलिवेटेड रेल ट्रैक भारतीय रेलवे द्वारा रोहतक में प्रदेश में प्रथम इको फ्रेंडली रैली का आयोजन रोहतक में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट बातें होगी। वैसे तो बातें खत्म ही नहीं होगी दोस्तों, इंपोर्टेंट सारी इंपोर्टेंट है, निकालूंगा तो रोहतक तो और भी बातें निकल आएगी। प्रमुख पर्सनैलिटी में कई बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत सारी आपने पर्सनैलिटी छोड़ दी है। जयदीप अहलावत जी अभिनेत्री थे जिनकी पता लोक वेब सीरीज 1 और 2 आई है, जिनमें हाथीराम की भूमिका निभाई है उन्होंने। महावीर नेहरा है, निदाना गांव मेहमत है, शेफाली वर्मा है, मानसी छिल्लर है जो कि क्या पूर्व मिस वर्ल्ड है 2017। ठीक है दोस्तों, और नसीब सिंह कुंडू है, और टिटोली से चंद्रावल फिल्म में रूंडा की भूमिका निभाने वाले थे, निभाई जिन्होंने। केपी कौशिक है, और अशोक गई है, वह अशोक गई है और सुभाष गई है, फिल्म निर्माता। ये शेफाली वर्मा है, क्रिकेट खिलाड़ी है। ये ये देखो भाई, हमारे जयदीप अहलावत जी हैं हमारे, क्या नाम इनका? जयदीप अहलावत। ठीक है, अहलावत रोहतक है। बताने की तो जरूरत को नहीं, कौन है ये, बॉलीवुड अभिनेता है ये, हमारी शेफाली वर्मा जी हैं, शेफाली वर्मा जी। ठीक है, हाथ में बल्ला ले रही छोरी तो के है, क्रिकेटर है, क्रिकेट, ये क्रिकेट क्षेत्र से बिलोंग कर है। ये हमारी मानसी चिल्लर जी हैं, मानुसी चिल्लर है। क्या ये पूर्व मिस वर्ल्ड है? मिस वर्ल्ड कद मनी थी? 2017 में मनी थी। या प्रतियोगिता कद हुई थी? कद हुई थी 2017 में हुई थी प्रतियोगिता, जो हुई थी अब प्रतियोगिता जो मिस वर्ल्ड की, उस टाइम में कद हुई थी, चीन में हुई थी तभी जब मिस वर्ल्ड बनी थी। ये हमारे, देखो जिसने देखा हो चंद्रावल मूवी देखी हुई हो तो, ये हमारे कौन है? नसीब सिंह कुंडू जी।
ठीक है दोस्तों, ये करता है टिटोली गाँव का है, टिटोली टिटोली गाँव से रोहतक। ठीक है, ये नसीब सिंह कुंडू इनका निधन हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी प्रमुख पर्सनैलिटी कुछ तो रह गई थी। वैसे तो बातें खत्म ही नहीं होंगी दोस्तों, आगे से आगे निकलती आएँगी बातें। यदि आप निकालोगे तो कोई टीचर कितना क्या करवा रहा है, कोई टीचर ये क्या करवा रहा है। बस कुछ बातों को पढ़कर अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ये नहीं है कि बस पढ़ते-पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ना पढ़ना नहीं होता। बस आपने जो भी पढ़ लिया है, करवा लिया है, मैंने करवा लिया है, किसी अदर टीचर से कर रहे हो आप। अब क्या करना है आपको, बस सीधी-सी बात है, अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। ये जिले के रोहतक जिले के जितने भी पीवाई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं, उनको लगाओ अच्छी तरह से। और जो भी बातें रह गई हैं, वो तो फिर खत्म ही नहीं होगी, रहने वाली तो रह ही जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। और अब बस अपनी तैयारी पे कंटिन्यू रखो दोस्तों। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी चैनल का अपना बेल आइकन उसको ऑन कर लो, और जो अगली क्लास आओगी, वो अपना पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और पढ़ाई को अच्छे से करते रहें।